नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। आज महाराष्ट्र के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रत्नागिरी की खबर के साथ। तो रत्नागिरी जिले के खेड तहसील के लोटे AIGC के रिएक्टर पर विस्फोट से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों को कंपनी प्रशासन ने गेट पर ही रोक लिया। वहीं मुंबई स्थित हाफकिन इंस्टीट्यूट में भी कोरोना का टीका बनने के आसार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज हाफकिन इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इस मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंस्टीट्यूट को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। हम वर्तमान में अन्य वैक्सीन कंपनियों के साथ महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन बना सकते हैं क्या, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वैक्सीन के लिए जो भी हाफकिन इंस्टीट्यूट को चाहिए वो राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच NIA को सौंप दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिरेन की मौत के मामले में भी NIA को सौंप दिया है और केंद्र सरकार का ये महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पूरे मामले में NIA सक्रिय होने के बाद मुंबई पुलिस के API सचिन वाझे को NIA ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बड़े IPS अधिकारियों के तबादले भी कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में अब तक महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल सहयोगी दलों में मतभेद भी दिखाई दिए हैं। तो बता दें आपको कि ये पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन NIA को सौंप दी गई है मुंबई पुलिस से हटाकर। और साथ ही इस पूरे मामले में कई अधिकारी हैं, IPS अधिकारी, जिन पर गाज गिर सकती है। तो NIA करेगी अब मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच, जहां पहले एक तरफ अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक पदार्थों से भरी गाड़ी मिली थी उसकी जांच तो NIA को सौंपी ही गई थी, लेकिन मनसुख हिरेन की जब से इस पूरी घटना से तार जुड़ने लगे हैं तो अब ये पूरा मामला मुंबई पुलिस से हटाकर NIA को सौंप दिया गया है। फिलहाल मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के पास विस्फोटक मिलने का मामला और मनसुख हिरेन मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है। इस पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि किसी ने भी आकर जांच की तो उसका महाराष्ट्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांसद राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ऐसे मामलों की जांच करने के लिए सक्षम है, इसलिए कोई भी आकर जांच करे तो उसका कोई फर्क महाविकास अघाड़ी सरकार को नहीं पड़ सकता है। मुंबई पुलिस को अब नए आयुक्त मिले जिससे बदलाव होगा। वहीं ठाणे जिले के मुंब्रा रेती बंदर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम शेख अब्दुल सलीम मजूर बताया जा रहा है और वह रेती बंदर का ही रहने वाला था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन का शव भी वहां से ही बरामद किया गया था। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने शनिवार को लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। इससे पहले 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था। बता दें कि शुक्रवार को राज्य में कोविड संक्रमण के 25,681 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 24,22,000 पर पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज नागपुर में बैठक आयोजित की गई थी, जहां पर विशेषज्ञों और व्यापारी वर्ग की राय को भी ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 31 मार्च तक जारी रखने का आदेश डॉक्टर नितिन राउत ने दिया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अकोला जिले में भी कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने में फैल रहा है। आज अकोला जिले में 317 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक अकोला जिले में 23,783 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें अब तक 421 मरीजों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई है और 17,583 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। फिलहाल 57,179 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
वही महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने घोषणा की कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 29 अप्रैल से 21 मई तक ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 23 अप्रैल से 22 मई तक निर्धारित की गई हैं। परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित पूरक परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में निर्दिष्ट स्थानों पर और ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका मुख्यालय में स्थापित किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बढ़ते संक्रमण ने स्थिति को गंभीर कर दिया है। डॉक्टर्स के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर से स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होने का खतरा है। आंकड़ों के अनुसार देश भर में कुल संक्रमण में से 65% नए केस सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों के लापरवाही भरे स्वभाव को संक्रमण बढ़ने की वजह बताया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन मात्र एक विकल्प है, पर उन्हें विश्वास है कि लोग नियमों का ठीक से पालन करेंगे। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को मुंबई में कोरोना के 3,000 नए मरीज सामने आए। मुंबई में फरवरी से कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी आना शुरू हो गया था, लेकिन इस हफ्ते सभी रिकॉर्ड टूट गए और मुंबई में रोजाना आने वाले कोरोना वायरस मामलों की संख्या 3,000 तक पहुंच गई है। बीते 6 दिन मुंबई के लिए सबसे मुश्किलों से भरे साबित हुए और इस दौरान कंटेनमेंट जोन्स के साथ ही सील होने वाली इमारतों की संख्या भी बढ़ी है। 13 मार्च को 31 कंटेनमेंट जोन थे और 220 बिल्डिंग सील की गई थी, लेकिन 18 मार्च तक कंटेनमेंट जोन बढ़कर 34 हो गए, तो वहीं 305 इमारतें सील हो चुकी हैं। मुंबई की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में कोरोना संक्रमण के मामले 62% तक बढ़ चुके हैं। मार्च में अब तक कोरोना वायरस के 272 मामले सामने आए, जबकि फरवरी में कुल 168 मामले आए थे। नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि धारावी में संक्रमण के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि उनका कहना है कि वे पिछले साल के मुकाबले इस बार स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें कि धारावी में कोविड-19 का पहला मरीज पिछले साल 1 अप्रैल को आया था। इसके बाद धारावी में महामारी के मामले बढ़ते रहे और इसे कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यानी हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। वहीं महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्थिति को गंभीर कर दिया है। एक बार फिर राज्य में लगातार कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुल्ढाना जिले में 768 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बुल्ढाना शहर तालुका में सबसे ज्यादा 134 और खामगांव शहर में 107 कोरोना मरीज मिले। प्रशासन ने कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए नियमों को सख्त किया है, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग खुलेआम बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं परभणी जिले के जिंतूर में परिवहन विभाग की बस में क्षमता से अधिक सवारियां बैठने पर प्रशासन ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। महाराष्ट्र के परिवहन विभाग की बस में कोविड नियमों का पालन नहीं करते हुए क्षमता से अधिक यात्री सफर कर रहे थे। इसके चलते प्रशासन ने जब बस की जांच की तो बस में 81 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह 100 से 150 मरीज जिले के जिंतूर शहर में पाए गए। मुंबई के कांदिवली में बिना मास्क ऑटो में सफर कर रही एक महिला को जुर्माने के लिए रोकने पर महिला ने क्लीन अप मार्शल की जमकर पिटाई की। कांदिवली में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मास्क न लगाने पर मार्शल ने 200 रुपए का चालान भरने की बात कही, जिसके बाद ऑटो रिक्शा में बैठी जनाद ने ऑटो से बाहर आकर महिला मार्शल की लात घूंसों से जमकर पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने महिला मार्शल को पीटने वाली महिला गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं मुंबई में बढ़ते कोरोना मामले को रोकने के लिए बीएमसी ने सख्त नियम अपनाना शुरू कर दिया है। अब बीएमसी मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, खाऊ गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नागरिकों की सहमति के बिना उनका रैंडम एंटीजन परीक्षण करेगी और यदि कोई नागरिक परीक्षण करने से इनकार करेगा तो उस पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तो बता दें कि नियमों को सख्त कर दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा आंकड़े सामने महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं पूरे देश में, तो ऐसे में बीएमसी ने जो नियम कानून है, जो कोविड-19 को रोकने के लिए गाइडलाइंस है, उनको सख्त कर दिया है। और इसके साथ ही रैंडम चेकिंग हुआ करेगी और अगर ये जो रैंडम चेकिंग होगी, टेस्टिंग होगी, इसका परीक्षण कराने से कोई इनकार करेगा तो इनकार के तहत जो भी नियम बनाए गए हैं और जो ही यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और एक्शन भी लिया जाएगा। तो पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नागरिकों की सहमति के बिना उनका रैंडम एंटीजन परीक्षण करेंगे और यदि कोई नागरिक परीक्षण करने से इनकार करेगा तो उस पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। रुक करेंगे खबरों की तरफ। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की खबरों को लेकर देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया में चल रही मेरे इस्तीफे की खबरों में कोई तथ्य नहीं है। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के तबादले के बाद अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता दिख रहा है। शुक्रवार को अनिल देशमुख ने दिल्ली जाकर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। अनिल देशमुख ने एक ट्वीट कर कहा कि वे विदर्भ की महत्वपूर्ण परियोजना पर चर्चा करने के लिए शरद पवार से मुलाकात के लिए गए थे। उनसे बातचीत के दौरान एंटीलिया और मनसुख मामले में चल रही एनआईए और एटीएस की जांच पर चर्चा हुई, लेकिन मीडिया में चल रही मेरे इस्तीफे की खबरों में कोई तथ्य नहीं है। तो बता दें आपको, अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ था और सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से खबरें चल रही थी कि शायद वो इस्तीफा दे चुके हैं या देने वाले हैं, जिसको लेकर अब खुद ट्वीट करते हुए अनिल देशमुख ने ये बात कही है कि उनकी इस्तीफे से संबंधित जितनी भी खबरें फिलहाल सोशल मीडिया में और मीडिया में चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही वो 2 दिन पहले जब शरद पवार से मिलने गए तो वो किसी मामले पर मिलने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी चर्चा एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक से भरी कार मिली और इसके साथ ही हिरेन पूरे मामले में जो मनसुख हिरेन था उसकी मौत को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन ये जो बातें हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और इनमें से कोई भी तथ्य ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वे विदर्भ की महत्वपूर्ण परियोजना पर चर्चा करने के लिए गए थे, शरद पवार से मुलाकात करने के लिए जब वो दिल्ली पहुंचे, लेकिन ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार कैंपेन पर टिप्पणी की है। जिस तरह से मोदी जी कैंपेनिंग कर रहे हैं वो यही दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, किसी गांव के प्रधान कैंपेनिंग कर रहे हैं। इतनी बार वो अपनी दिल्ली की गद्दी छोड़कर कलकत्ता पहुंच रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। प्रधानमंत्री के इस रवैये से उस पोस्ट की गरिमा। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ जो कि अमरावती से है। तो आपको बता दें कि यहां पर पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार बता दें आपको कि अमरावती जिले के अचलपुर तहसील के पथरोट गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान नीम के पेड़ के नीचे कुछ काम कर रहा था और उसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि पुणे मौसम विभाग ने मराठवाड़ा में तेज हवाओं के साथ 18 से 21 मार्च के बीच ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात की आशंका जताई थी। आज यानी 20 मार्च को पूरे दुनिया में विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर लोग अक्सर पक्षियों को बचाने की बातें जरूर करते हैं, लेकिन हिंगोली शहर के एक बुजुर्ग श्रीराम शर्मा ने बिना किसी मदद के पक्षियों को बचाने का काम किया है। श्रीराम शर्मा रोजाना अपने हाथों से पक्षियों को खाना पानी देकर उनकी देखभाल कर रहे हैं और लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। आज विश्व गौरैया दिवस के मौके पर पक्षियों के मित्र श्रीराम शर्मा से बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रकाश हिंगोली ने। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने।
हिंगोली के एक ऐसे बुजुर्ग जो पिछले कई सालों से चिड़ियों को बिना कुछ लाभ के लिए चिड़ियों को पानी पिलाते हैं और उनको दाना पानी करते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। मैं चिड़िया को खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ। रोज एक 10 बिस्लेरी पानी मुझे लगती है। ये 2 झाड़ है, ये सामने एक झाड़ है। झाड़ों पे बड़े बड़े कुंडों में अनाज है, छोटे कुंडों में पानी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को शांति लगती है। बहुत सालों से, बचपन से मुझे छोटा सा जब से ये नाद है मुझे कि चिड़िया को खाना खिलाना, पानी पिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैमरामैन प्रतिभा इंगोले के साथ प्रकाश इंगोले, न्यूज़ 1 इंडिया, हिंगोली के एक ऐसे। तो रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि अगली खबर है मुकेश अंबानी से संबंधित। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर से दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल हो गए हैं। रिलायंस के शेयरों में शुक्रवार को आई उछाल से अंबानी को नेटवर्थ में $3 अरब का इजाफा हुआ और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक वह 81 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 10वें स्थान पर आ गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में $4.32 अरब का इजाफा हुआ है। तो टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए मुकेश अंबानी और अंबानी ने एक दिन में कमाए 21,949 करोड़ रुपए। तो अब 10 टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं मुकेश अंबानी। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर से दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल। रिलायंस के शेयरों में शुक्रवार को आई उछाल से अंबानी को नेटवर्थ में $3.3 अरब का इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक वे 81 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया की अमीरों की सूची में 10वें स्थान पर आ गए हैं। तो वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्वाइस की ओर से प्रतिष्ठित 2021 FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। बिग बी ने ट्विटर पर इस अवार्ड के बारे में ट्वीट भी किया है। वहीं इस मौके पर हॉलीवुड फिल्मकार मार्टिन स्कॉर्सेज़ और क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए अमिताभ बच्चन की सराहना भी की है। तो सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ बच्चन ने अपनी खुशी जाहिर की और FIAF अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं बिग बी। तो फिलहाल आज महाराष्ट्र के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।